तो मोल कॉन्सेप्ट का हम भाई सबसे पहले हमने बताया था मोल होता क्या है। क्या होता है भाई मोल? सिंपल सा एक यूनिट जिसे बोलते हैं क्वांटिटी यूनिट, जिसका मतलब क्या होता है भाई 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है ना। और इन नंबर को ही बोला जाता है क्या भाई एवोगेड्रो नंबर या एन या फिर एन नॉट। तो 1 मोल मतलब होता है 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। एन ए इसी को बोला जाता है बच्चा एवोगेड्रो नंबर। तो मोल जो है ये इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है भाई, हर एक चैप्टर के साथ मिलकर बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। अगर सिंपल से देखा तो मोल इतने में खत्म हो गया और उसका कैलकुलेशन। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हर एक फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया सेकेंड। मोल कॉन्सेप्ट के बाद कैलकुलेशन ऑफ मोल, फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ मोल, ये फॉर्मूले कॉपी में एक जगह पॉइंट वाइज समराइज करो तो अच्छा है भाई। तो मोल अगर एटॉमिक मास दिया है तब कैसे निकालोगे भाई? मोल मतलब n का वैल्यू, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास दिया हुआ है तब मास अपॉन गिवन मॉलिक्यूलर वेट, मास। given weight upon atomic mass. कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना बच्चा? गिवन वेट सर एक एटम के लिए बोला ना अपॉन या फिर पूरा एटम है तो मॉलिक्यूल एटॉमिक का? मास, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो W अपॉन n, एक फॉर्मूला ये था। सेकंड फॉर्मूला क्या था बच्चा? मोल अगर पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या करोगे बच्चा बोलो? एवोगैड्रो नंबर। एटोमिक नंबर। एवोगैड्रोस नंबर मतलब n। नेक्स्ट वॉल्यूम गिवन तो मोल n इक्वल टू क्या होगा भाई? गिवन वॉल्यूम इन ml है तो किससे डिवाइड करोगे बच्चा? 22,400। इन लीटर हुआ तो 22.4। अच्छा ये रखना। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसे ग्राम पार्टिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ग्राम पार्टिकल। मोल ना बोल के इसको क्या बोल देगा भैया? ग्राम पार्टिकल। तो कंफ्यूज मत होना, ग्राम पार्टिकल या मोल कहने का मतलब वही होता है। क्लियर सभी को? तो ग्राम पार्टिकल, अगर पार्टिकल की जगह एटम है तो ग्राम एटम बोल देगा, पार्टिकल की जगह पे मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलेगा, स्पीशीज आयन है तो ग्राम आयन। तो ग्राम आयन, ग्राम पार्टिकल, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम, इसका मतलब मोल ही होता है। क्लियर बच्चा? ये कैलकुलेशन ऑफ मोल का था फॉर्मूला। एंड एप्लीकेशन ऑफ मोल, किसके किसके साथ मैंने लिंक किया था मोल को? एप्लीकेशन ऑफ मोल किसके साथ लिंक किया गया था मोल को? इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उससे पहले एक छोटा सा टर्म बताया था भाई, नोट करके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच रिलेशन, क्या रिलेशन होता है भाई? एटॉमिक नंबर को अगर जेड मान लेते हैं भाई एंड एटॉमिक मास को कंसीडर कर लेते हैं एम। क्या कंसीडर कर लेते हैं? एम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है बच्चा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जेड के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? जेड माइनस चार्ज, यही था। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? atomic mass minus atomic number.
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये था भैया नोट क्या रखने के लिए। अब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके लिए क्या तरीका था भाई, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब में पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। उस मोल का इंटू किससे करना पड़ेगा, एरोगेट नंबर। हाँ एवोगेड्रो नंबर से। प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन भी करेंगे ना ये सब होगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मोल, सब में वही एक कॉमन भी है मोल। एवोगेड्रो नंबर किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगेड्रो नंबर। अब उसके बाद क्या करते हो भाई, total number of electron and total number of proton, total number of neutron. टोटल नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस फॉर्मूले के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ एटम, नेक्स्ट था भाई टोटल नंबर ऑफ एटम। तो कैसे निकालते भाई टोटल नंबर ऑफ एटम, The atomicity into n. नहीं, मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिसिटी था। अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Sir, mole into n. Avogadro number. Mole into average. मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था बच्चा। सेकंड एप्लीकेशन क्या था भाई, इन आइडेंटिफिकेशन, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसका आइडेंटिफिकेशन में बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन को किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल ए मोलैलिटी, स्मॉल ए मोलैलिटी, कैपिटल ए नॉर्मलिटी। यही था भाई। तो क्या होता है मोलैलिटी, कैपिटल ए, किसी भी सॉल्यूशन का मोल, मतलब उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मोल एनपी, किससे डिवाइड करते थे भाई, amount of solvent, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन volume of- लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, इन लीटर। तो क्या था भैया फॉर्मूला, एनबी अपन वीएस। वीएस किस में था, इन लीटर। अब बच्चा मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वीएस अगर एमएल में है तो डिवाइडेड बाय क्या करते थे भाई, 1000. 1000 से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या करते थे, 1000। तो ये था फॉर्मूला। इसमें क्या करते थे भाई, गिवन वेट मतलब मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल कैसे निकालते थे भाई, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये एटम है तो एटॉमिक मास। अगर ये किस में था, इन केजी, अगर ग्राम में होता तो Into 1000. Divided by 1000. डिवाइडेड बाय 1000। थर्ड नॉर्मलिटी में ये थोड़ा सा ज्यादा तामझाम वाला था भाई। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था भाई, बड़ा कंफ्यूज होते थे।
तो फॉर्मूला याद रखना था, बताया था ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता था भाई, molecular mass upon गिवन वेट Molecular mass upon n मॉलिक्यूलर factor. मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, डिवाइडेड बाय क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना, ये था भाई। अब इसको पूरे को रीअरेंज करने पे क्या मिलता था भाई फॉर्मूला, WB n फैक्टर डिवाइडेड बाय MB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और क्या था भाई, वॉल्यूम सॉल्यूशन n फैक्टर, बस इतनी ना, 1 2 3 4। हाँ, अगर ml में दिया रहता तो WB MB n फैक्टर, ml में दिया रहता तो डिवाइडेड बाय 1000 जो कि होता ऊपर इन ml। ये था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें था भैया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, yes sir तो ये था भाई, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको। Yes sir, निकाल लिया screenshot. नेक्स्ट भाई, इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन, वो तो हो चुका है ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, या फिर ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वैसे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब इसमें क्या क्या, कई बार रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन A अपॉन B, ये रेशियो किसके इक्वल होगा बच्चों, NB अपॉन NT, NA अपॉन NT, NA और यहाँ पे NB। तो NT टोटल मोल का टर्म्स कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, Na अपॉन NB, और मोल कैसे निकाला जाता है, WA अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ठीक है ना। यहाँ इसी को सिंपलीफाई कर दे तो WA इंटू MB, WB इंटू MA, जिसको बोलते हैं रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। सेकेंड, समेशन जो होता है मोल फ्रैक्शन का, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, ऑलवेज 1। किसी का भी फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, उसका समेशन करोगे तो 1। कहने का मतलब क्या है, डेट मींस if component contain या if solution contain, if solution contain two components, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A component प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B component is equal to 1 and x equal to 1 minus xp and xb is equal to 1 minus x। ये सब चीजें पता होना चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए दिमाग में। तो मोल फ्रैक्शन का था ये चीज भाई,
तो क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड आउट किया जाता है बच्चों? तो लिमिटिंग रीजन क्या होता है भाई? लिमिट अमाउंट में होगा या मतलब लो अमाउंट में होगा, लो अमाउंट इन रिएक्शन, ठीक है ना, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर मोल ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन द लिमिटिंग, द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट या मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफाई करने का ट्रिक बताया तो बड़ा सिंपल सा था भाई, 2-3 स्टेप हो जाता है आइडेंटिफिकेशन में। क्या था आइडेंटिफिकेशन ट्रिक? आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था भाई? सबसे पहला स्टेप, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, कैलकुलेट मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। कैलकुलेट करना है क्या? मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। सेकेंड सर क्या रेशियो करना है? ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ ईच रिएक्टेंट। हाँ रेशियो निकालना है, चलो वो भी लिख लेते हैं ऐसे, रेशियो। उस स्टोइकियोमेट्रिक बात क्या देखना है? लो एंड हाई वैल्यू। लो होगा तो क्या होगा? एक्ट एज अ लिमिटिंग रीजन। हाई होगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये था आइडेंटिफिकेशन का तरीका, ठीक है। और उसके बाद देखना है भाई, एक मोल है तो एक मोल से 2 मोल रहा है तो 2 से 1 मोल से कितना मिलेगा, ये सब। तो ये सब आपको आना चाहिए। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैसे पता करते हैं भाई? कैसे पता करोगे? जी सर। गिवन अगर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पूछा लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चन में, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? किस तरह से फाइंड आउट करोगे बोलो? तो करना क्या वहां पे भैया, सिंपल सा बात है। तुमको मान लो 2 पैकेट बिस्किट दिया गया, अब कितना बचा हो उसको बताने के लिए क्या करोगे? बोलोगे सर ये मेरा दोस्त आया था, उसने 1 पैकेट खाया, मैंने आधा पैकेट खाया, तो 2 पैकेट में से 1.5 पैकेट माइनस कर दो तो आधा पैकेट बचा। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, दिया गया अमाउंट मतलब गिवन अमाउंट और यूज अमाउंट का पता करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट पता चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना सोचते हो भाई, ऐसे इतना ज्यादा ही डीप में चल जाओ तो फिर तो कभी तो याद ही नहीं रहेगा कोई चीज। तो कितना अमाउंट किसी रिएक्टेंट का बचा है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? कितना अमाउंट मिला है ये पता करना होगा। सेकेंड, उस कितने अमाउंट, उस गिवन अमाउंट में से कितना यूज हुआ है वो पता करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कहलाएगा बच्चा क्या? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है कि नहीं भाई? तो क्वेश्चन पूछता है लिमिटिंग रीजन में, आपका किए भी होंगे तुम लोग। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है भाई? गिवन अमाउंट माइनस यूज्ड अमाउंट, ठीक है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में गिवन अमाउंट माइनस यूज्ड अमाउंट, ठीक है बच्चा लोग। तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट वाला। फिर उसके बाद क्या था भाई? मास परसेंटेज सर कैलकुलेशन ऑफ। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आप इसमें का एक एग्जांपल लीजिए ना प्लीज। एग्जांपल लीजिए ना प्लीज। करेंगे, सब करेंगे, पहले रिवाइज तो करवा लेने दो। मास परसेंट कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंट, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। अच्छा अरे वो तो बहुत, वो तो सर भूल ये ही गए लास्ट भाई। में चलो कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंट। अच्छा ठीक है चलो। क्या था भाई? नोट के अंदर एक अलग से बता दिए थे भाई। सर लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी था। हाँ हाँ बेटा याद आ गया, पूरा याद आ गया। तो भैया लॉ ऑफ डाइल्यूशन, मिलावट का नियम, यही था ना भाई। M1V1 इक्वल टू M2V2
N1V1 इक्वल टू N2V2, एक साइड नोन रहेगा और एक साइड अननोन वाला डाटा। अब उसके बाद क्या था भाई? Sir, concentration of Normality is equal mixture of solution. ओहो Final normality. n factor into molarity, concentration of mixture solution। ये सॉल्यूशन वाले में हुआ था कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में था। फाइनल मोलारिटी समेशन ऑफ mv अपॉन v, फाइनल नॉर्मेलिटी समेशन ऑफ nv अपॉन v। ठीक है ना, ये था नोट में। n फैक्टर क्या होता था ये भी देख लेते हैं। n फैक्टर तो n फैक्टर कुछ नहीं भाई, नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस OH, चार्ज एंड वैलेंसी। ठीक है भाई, तो HCl, HNO3, H2SO4, H3PO3, H3PO4, Na प्लस, इनका n फैक्टर क्या होगा बच्चा? क्या था इनका n फैक्टर? Sir, HCl का 1 रहेगा, HNO3 का भी 1, H2SO4 का 2, H3PO3 का 3, 1 2, यहाँ पे 2, 1 आएगा यहाँ पे उधर 2 3, हाँ यहाँ पे भी 1। कौन बोल रहा था H3PO3 का 3 आएगा करके? बोल रहा हूँ एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, कितने बार बोले? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NOH ट्राइस, n फैक्टर कितना बचा यहाँ पे? 1 2 2 3। ठीक है ना, बोल H3PO3 एक्सेप्शनल है बच्चा। क्या है ये? एक्सेप्शनल। तो ये था भैया लॉ ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद कार्बन परसेंटेज देखे थे भाई। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज। कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज in compound। तो मास परसेंटेज इक्वल टू टोटल एटॉमिक मास ऑफ each element, total atomic mass of each element, one element करो, one element divided by molecular mass। परसेंटेज निकालो तो क्या करोगे बच्चा? into 100 into 100। तो ये था मास परसेंटेज। क्लियर है? हाँ, तो मास पर टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, C6H12O6, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज एंड ऑक्सीजन परसेंटेज। करो सॉल्व जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। तो ये आएगा भैया आइसोटोप का, सॉरी कार्बन का परसेंटेज। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। तो क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन, किसका समेशन? आइसोटोप परसेंटेज इनटू एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चा?
100, तो इससे निकल जाता है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है ना, क्लोरीन कार्बन ये सब इनका आइसोटोप होते हैं ना भाई, कार्बन 13 इतना परसेंटेज है, कार्बन 40 इतना परसेंटेज है, कार्बन 12 इतना परसेंटेज है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसमें परसेंटेज गिवन होगा। और क्या किया था बच्चा लोग इस चैप्टर में? सर एक्सक्यूज मी, एटॉमिक मास चाहिए ना सर उधर, एटॉमिक आइसोटोप फर्स्ट। अच्छा हाँ, एटॉमिक मास, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास। तो क्लियर है ये सब? हाँ सर ये तो नहीं देखना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। और ऊपर नीचे दो एक आध जो टॉपिक हुआ होगा तो छूट गया होगा तो वो देख लेना भाई। तो मेन टॉपिक क्या है, इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 15 मिनट 10-15 मिनट क्वेश्चन नोट करो। व्हाट इज द, हाँ बेटा क्या हुआ, कोई माइक ऑन कर रहा था? माइक म्यूट कर लो बच्चा। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, of solute if molality of solution, if molality of solution, what is the mole fraction of solute if molality of solution is 2m small m में, 2m small m में सॉल्व कर भाई। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तुम लोग जो आंसर बताओगे उसी से ऑप्शन बनाया जाएगा। चलो देखो बच्चा, करना क्या था इस टाइप के क्वेश्चन में, हमने सिंपल सा तरीका बताया था मोल फ्रैक्शन निकालने का भाई। सॉल्यूट का मोलालिटी, मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.5, ये बताया था ना। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 55.5, ये ट्रिक था, यही आया था। मानसी ने तो बताया था बस, और किसका आया था मार्क मतलब आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, चलो बच्चा चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। सर ये 55.5 क्या था? 55 पॉइंट क्या था? इस अधिक जानकारी के लिए कॉपी का पेज पलटा है, याद करो कहां से आया था 55.5 बच्चा। मेरे कॉपी में भी नहीं लिखा है सर, इसलिए वो आया नहीं, तो अपने खाली शायद। अच्छा सर नहीं हाँ, सर, आपने नहीं बताया थी। सर ये नहीं अभी बता बताया सर। सर वो नहीं बता थर्ड बैच चलो। बताइए सर, शायद से आपने। नहीं बताते हैं। नो सर, नहीं लिखा है मेरे पास। नो सर नहीं है हमारे पास में। अगर मोलालिटी दिया है तो किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इस तरह से निकलता है, नोट कर लो भाई, ये फॉर्मूला है। ओके सर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इफ मोलालिटी इज गिवन, तो मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.5 कैसे निकाले कि भाई, कैसे आया ये फॉर्मूला बताओ फिर, सोचो। अब से बताना जरूरी थोड़ी है, चलो फॉर्मूला तो ये बना कैसा होगा ये बताओ मुझे। सॉल्यूशन 2 मोलर का है तो इससे क्या समझ आता है, सॉल्यूट क्या क्या होगा इसमें, सॉल्यूट का 2 मोल होगा तो सॉल्वेंट कितना होगा, मोलालिटी है ना, मोलालिटी है 2 मोलर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना होगा। मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है भाई मेरे महान स्टूडेंट लोग, मोलालिटी का स्टेटमेंट क्या होता है? सर मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन
केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो सॉल्यूशन का 2 मोलल कब आ सकता है भाई? मोलालिटी 2 मोलल कब आएगा? मोलालिटी ये 2 मोलल कब आएगा? कब आएगा ये 2 बताओ। मोलालिटी 2 मोलल कब आएगा पूछा जा रहा है। ये अगर ऊपर में मोल 2 लिया गया तो नीचे वेट कितना लोगे सॉल्वेंट का? 2 लोगे तो 2 आ जाएगा। वेरी गुड। 2 डिवाइडेड बाय 2 नया टेबल है भाई, नोट कर लो। सर 1 1 तो फिर यहाँ पे 2 रखोगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 आता है ना, तो वहां पे 2 कैसे आएगा फिर? कितना रखोगे यहाँ पे? 2 डिवाइडेड बाय 1 तो फिर क्वेश्चन में हिंट दिया है, क्या हिंट दिया है? 2 मोलर सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है? मोल 2 लोगे, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन 2 मोलर का, तो मोल 2 लोगे तो सॉल्यूट का मोल 2 है तो सॉल्वेंट होगा 1 kg। 1 kg का वेट कितना? 1 kg का यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या था? एक्वस। कुछ नहीं दिया रहता तो एक्वस मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन हिंट दे रहा था 2 मोलर सॉल्यूशन था, 2 मोलर। तो सॉल्यूशन क्या रहता? जो सॉल्यूट है आप मान लोगे अगर 2 मोल तो सॉल्वेंट कितना होगा? 1 kg। तो 1 kg है वाटर, तो 1 kg वाटर से मोल कैसे निकलता है भाई? 1 kg वाटर से मोल कैसे निकलता है? सर गिवन मास अपॉन given मॉल। weight upon molecular mass. तो 1 kg वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर। कई लोग तो बेहोश होने वाले हैं, अभी ये जो समझाने वाला है तो ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आता 2 मोलर मतलब होता है क्या, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है। रटे हैं हम लोग। सॉल्यूट 2 मोल है, सॉल्वेंट 1 मोल 1 kg है, तो इन दोनों का रेशियो जब निकालोगे तो 1 आएगा, मतलब ये अप्रोच सही है। तो मोल ऑफ 1 kg वाटर इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करने पे आता है 55.5। तो भैया सॉल्यूट का मोल 2, सॉल्वेंट का मोल 55.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो भैया मोल कितना था यहाँ पे? 2। बी का मोल भी 2 और इसका मोल कितना था सॉल्वेंट वाटर का? 55.5। तो ये बन गया ट्रिक। दिख रहा ना यहाँ पे ट्रिक? ये किसके इक्वल है? 2 मोलालिटी प्लस 55.5। सर हर सॉल्यूशन की 55.5 ही रहेगा ना? यस सर। अगर वहां पे 2 3 4 हाँ सर वहां पे मोलारिटी 5 दिया रहा तो मोलारिटी नहीं, मोलालिटी, ठीक है ना? हाँ तो क्या लोगे? 5 दिया है तो क्या बोल रहे हो? सर ये फॉर्मूला होगा क्या इसका भी? हाँ बस सब में होगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 55.5। ये NB2 कहां से आया है? मोलालिटी से लिया गया ना 2। तो ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, जो लोग ये नहीं समझ पाते तो, ठीक है ना? और ये लोग जो समझ गए तो आगे ये वाला तो क्वेश्चन तो रट लोगे, लेकिन आगे जो कभी क्वेश्चन बना कुछ और रिलेशन में तो वहां पे कंफ्यूजन, वहां पे भी रटोगे जैसे यहाँ रट रहे हो। तो कुछ रटने लायक तो कुछ है ही नहीं भाई। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट कर रहे हैं, मतलब b डिवाइडेड बाय a कर रहे हैं इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर b 2 है तो जाहिर सी बात है a का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, तभी ना इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मोलालिटी में इतना मोलर का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट 2 मोल मान रहे हो तो सॉल्वेंट कितना मानोगे? 1 kg। अब 1 kg में मोल कितना आएगा? 55.5। तो ये फॉर्मूला बन जाता है।
फॉर्मूला क्या होगा, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.5। तो अगर क्वेश्चन में 10 मोलल का है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बच्चा? 10 मोलर का तो मोल फ्रैक्शन 10 कितना upon होगा 10 बताओ plus जल्दी? 55.5. कितना? 10 डिवाइडेड बाय 10 plus 55.5 means 65.5. 65.5, ठीक है ना? ये होगा, प्लस कर रहे हो यहाँ पे। अगर 11 मोलल का है तब 11 upon 66.5. 66.5. 66.5। तो क्लियर है? तो ये ट्रिक याद रखना, आगे काम आ सकता है। और इसी के साथ आज की सेवा करते हैं बच्चा लोग।